Hello everyone. Welcome to the video series where we are revising and studying for the upcoming patent agent examination. So, in this video, we'll be discussing about the secrecy directions and consequences. Secrecy directions का जो part है that has been covered in the section 35 to 38 of the Patents Act. सो सीक्रेसी डायरेक्शन में क्या है? सीक्रेसी डायरेक्शन बेसिकली क्या है कि इन केस आपने एक इन्वेंशन फाइल की है किसी पर्टिकुलर पेटेंट एप्लीकेशन के फॉर्म में, तो अगर कंट्रोलर रिव्यू करने के बाद ही इज ऑफ द ओपिनियन कि जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर्टिकुलर इन्वेंशन का दैट इज रेलिवेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस। अब जो पर्पस ऑफ डिफेंस है दैट हैज बीन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि किस किस कंडीशन में वो पर्टिकुलर चीज, कोई भी एक चीज पर्पस ऑफ डिफेंस के अंडर कंसिडर होगी। अगर कंट्रोलर को ऐसा लगता है कि द इन्वेंशन सीम्स टू बी सो रेलिवेंट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस, he will issue the directions of prohibiting the publication of that particular application and he will notify the applicant of the same। तो वो उसकी पब्लिकेशन ही प्रोहिबिट हो जाती है। एंड जहां पे कोई कंट्रोलर ऐसी डायरेक्शन देता है, जहां पे सीक्रेसी डायरेक्शन एनफोर्स करता है कंट्रोलर, ही विल हैव टू रेफर द मैटर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंसिडरेशन, जो कि डिसाइड करेगी कि जो पब्लिकेशन ऑफ एप्लीकेशन है वुड इट बी प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया और नॉट। अब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है कि मतलब ही हैज सीन द एप्लीकेशन, इट हैज सीन द एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एंड वो डिसाइड करते हैं कि भाई नहीं, द इन्वेंशन दैट हैज बीन फाइल्ड थ्रू दिस पेटेंट एप्लीकेशन विल नॉट बी सो प्रेजुडिशियल, तो वो कंट्रोलर को नोटिफाई कर देगा इस चीज के रिगार्डिंग एंड द कंट्रोलर कैन रिवोक द डायरेक्शंस एंड नोटिफाई द एप्लीकेशन अकॉर्डिंग एप्लीकेंट अकॉर्डिंगली। एंड उस केस में जो वो पेटेंट एप्लीकेशन है वो जनरली जैसे पब्लिश होनी थी अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो पब्लिश हो जाएगी। अभी क्या है कि रिवोक कर देगा तो मतलब वो सीक्रेसी डायरेक्शन इन्फोर्स नहीं रहेंगी। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंटिन्यूअसली इन केस जो किसी एप्लीकेशन के लिए सीक्रेसी डायरेक्शंस इन्फोर्स की गई हैं, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगा वो उस पर्टिकुलर सीक्रेसी डायरेक्शन की कंटिन्यूएशन को रिव्यू करेगा। कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंडर वो रिव्यू करेगा। पहली बात तो ये है कि वो पहली बात उसको एवरी 6 मंथ के इंटरवल पे पीरियोडिकली रिव्यू करता है कि वेदर और नॉट कंटिन्यूएशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन शुड बी मेड और नॉट, मतलब सीक्रेसी डायरेक्शन कंटिन्यू करी जानी चाहिए या नहीं करी जानी चाहिए। एक तो ये पीरियोडिकली 6 मंथ्स के इंटरवल पे कंसिडर की जाती है। देन देयर इज अ सेकेंड कंडीशन जहां पे एक एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है कि मेरे एप्लीकेशन की सीक्रेसी डायरेक्शन जो ऑलरेडी इम्पोज्ड है उसको रिकंसिडर किया जाए और उसको रिविजिट किया जाए, ताकि वो सीक्रेसी डायरेक्शन या तो रिवोक हो जाए या फिर फॉर हिम टू नो कि विल इट बी कंटिन्यूड और नॉट। तो अब अगर किसी एप्लीकेंट ने रिक्वेस्ट की है फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन जो कि ऑलरेडी इम्पोज है उसकी एप्लीकेशन पे, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट उस चीज को रिव्यू करेगी। एंड अगर उस रिकंसिडर मतलब एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे जो रिकंसिडरेशन किया है, तो उसके बाद गवर्नमेंट को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि अगर हम इस इन्वेंशन को पब्लिश कर देते हैं, पब्लिक कर देते हैं, तो उस मोमेंट पे इट वुड नो लॉन्गर बी प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, देन ही कैन देन द सेंट्रल गवर्नमेंट can actually give a notice to the controller to revoke the particular direction। एंड उसके बाद जो कंट्रोलर है ही विल रिवोक द सीक्रेसी डायरेक्शन जो कि प्रीवियसली उसने इम्पोज की थी उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। अब इन केस इसी का ऑपोजिट, इन केस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन की इन्वेंशन विल स्टिल बी प्रेजुडिशियल टू द डिफेंस ऑफ इंडिया, देन ही इट मे डिसाइड नॉट टू रिवोक द सीक्रेसी डायरेक्शन। अब इसी केस में एक और केस आता है, इन केस कोई एक फॉरेन एप्लीकेंट है जिसने फाइल किया है एप्लीकेशन विच इज रेलिवेंट फॉर डिफेंस पर्पसेस। ये किसने, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है, लेकिन इट हैज बीन पब्लिश्ड आउटसाइड इंडिया, तो he will give the notice to the controller to revoke the direction previously given by him। अब हर रिकंसिडरेशन का जो रिजल्ट है कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रिकंसिडर कर रहा है रिगार्डिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ द सीक्रेसी डायरेक्शन, वो चीज इन्फोर्स होगी अकॉर्ड अंडर सब सेक्शन 30, सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 36।
सेक्शन 36 क्या कहता है? सीक्रेसी डायरेक्शंस टू बी पीरियोडिकली रिव्यूड। अब जो रिकंसिडरेशन है, जो भी रिकंसिडरेशन का रिजल्ट आया है, वो हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू द एप्लीकेंट बाय द कंट्रोलर थ्रू नोटिस विद इन 15 days ऑफ द रिसीट। अब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो कंट्रोलर को आफ्टर रिकंसिडरेशन एंड रिव्यूइंग द एप्लीकेशन, वो कंट्रोलर को ये कम्युनिकेट करती है कि हाँ, द सीक्रेसी डायरेक्शन कैन बी रिवोक्ड। So when the controller has been given this notice by the central government, so controller को भी within 15 days of such notice has to communicate the same to the applicant regarding revocation of secrecy direction. कि in case अब नेक्स्ट चीज क्या आती है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ऐसी कोई इन्वेंशन उनकी नजरों में आती है जो कि रेलिवेंट है डिफेंस पर्पसेस के लिए, एंड जिसके लिए कंट्रोलर ने सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज नहीं किया है, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफाई करेगा कंट्रोलर को कि यू हैव टू इम्पोज द सीक्रेसी डायरेक्शन इन सो एंड सो इन्वेंशन फॉर सो एंड सो पेटेंट एप्लीकेशन। ठीक है। तो कंट्रोलर उस केस में क्या करेगा? उस केस में कंट्रोलर वही सीक्रेसी डायरेक्शन का वो देगा, कम्युनिकेशन देगा टू द एप्लीकेंट, एंड ऑल्सो विल नोटिफाई द सेंट्रल गवर्नमेंट अकॉर्डिंगली। अब एज लॉन्ग एज द सीक्रेसी डायरेक्शन विच इज अंडर सेक्शन 35, जब तक सीक्रेसी डायरेक्शन इन फोर्स है, कंट्रोलर इज नॉट अलाउड टू टेक एनी डिसीजन ऑन ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। हाउएवर बैक एंड पे वो एप्लीकेशन कैन कीप ऑन प्रोग्रेसिंग टू द स्टेज ऑफ इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, लेकिन उसको ना वो पब्लिश कर सकते हैं, ना ही उसका कोई पेटेंट ग्रांट किया जाएगा इन परस्यूंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ऑल्सो in case there's a secrecy direction on a particular application, no appeal shall lie from any order of the controller passed in respect thereof। तो कोई अपील भी नहीं कंसिडर होगी उस केस में। तो ये चीज हमारा आ जाता है कि सीक्रेसी डायरेक्शन में ये क्या कॉन्सिक्वेंस है कि एक तो वो है कि कंट्रोलर शैल नॉट टेक अ डिसीजन ऑन ग्रांट और रिफ्यूजल ऑफ द एप्लीकेशन, लेकिन जो एप्लीकेशन है वो जो भी उस सीक्रेसी डायरेक्शन के अंडर एप्लीकेशन है, इट कैन कीप ऑन प्रोसीडिंग स्टेज वाइज टूवर्ड्स द स्टेज ऑफ इन ऑर्डर फॉर ग्रांट, लेकिन इट विल नॉट बी स्पेसिफिकली ग्रांटेड नॉर शैल इट बी पब्लिश। ठीक है। अब जब एक एप्लीकेशन है, when it has been found to be in order for grant during the continuance in force of the direction, तो अब क्या है कि लेट्स से कि एक पेटेंट एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज की हुई है कंट्रोलर ने, एंड फर्दर इट हैज बीन फाउंड टू बी इन ऑर्डर फॉर ग्रांट। तो उस केस में कुछ कंडीशन आ जाएगी। उस केस में क्या है कि इन केस जो इन्वेंशन है उसको यूज किया है, is made by or on behalf of, या फिर टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, इन केस वो पर्टिकुलर इन्वेंशन यूज की गई है या फिर उसके बिहाफ पे यूज की गई है टू द ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट, तो उस केस में प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 100, 101 एंड 103 विल अप्लाई जस्ट एज इफ द पेटेंट हैड बीन ग्रांटेड फॉर द इन्वेंशन। अब हमारे जो सेक्शन 100, 101 एंड 103 हैं, वो है हमारे 100 सेक्शन है अपना पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू यूज इन्वेंशन फॉर पर्पसेस ऑफ गवर्नमेंट। देन देयर इज 101 which is rights of third parties in respect of use of invention for purposes of government, and 103 है reference to high court of dispute as to use for purpose। so basically purpose of government के लिए अगर कोई invention का use हुआ है which with respect to the fact that that particular invention is under secrecy direction, तो उसको ऐसे मतलब उसका जो provision है, it will be as if the patent had been granted for the invention, it will be used in a sense कि that patent had already been granted। and in case the central गवर्नमेंट, उस सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि जो एप्लीकेंट है उसने जो जिसने भी ये पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की थी विच हैज बिन अंडर सीक्रेसी डायरेक्शन, ही हैज सफर्ड अ हार्डशिप विद रिस्पेक्ट टू कि उसके लॉसेस हुए हैं या मॉनेटरी हार्डशिप हुई है उसको बिकॉज कि उसका इन्वेंशन था एंड इसके ऊपर सीक्रेसी डायरेक्शन इम्पोज कर दी गई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक टू हिम जो भी पेमेंट है विद रिस्पेक्ट टू द रीजनेबल
regard to the novelty and utility of an invention for the purpose it was designed. तो बेसिकली अगर किसी इंसान ने इन्वेंशन की है और वो सीक्रेसी डायरेक्शन के अंडर नहीं पब्लिश हुई है या उसको फर्दर प्रोसीड नहीं किया गया है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन की जो एप्लीकेंट है ही हैज सफर्ड अ हार्डशिप, तो उनको वो एक कंपनसेशन देती है, ही द गवर्नमेंट विल मेक हिम अ पेमेंट रिगार्डिंग द टू प्रोवाइड हिम विद द इंसेंटिव की so that he does not suffer any hardship, and it has to have a reasonable regard to the novelty and utility of the invention for which it was designed. In case a patent has been granted in pursuance of an application in respect of which directions were given, कोई भी renewal fee will not be paid. अब जैसे in case under normal circumstances when a patent application is filed, it gets published, then एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद फर्दर एग्जामिनेशन के बाद रिक्वेस्ट अपना फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट जनरेट होती है जिसका रिप्लाई फाइल किया जाता है, इन केस इफ रिक्वायर्ड हियरिंग कैरी आउट होती है, उसके बाद इट इट इज ईदर ग्रांटेड और रिफ्यूज्ड. हाउएवर अब जब ग्रांट हो जाता है एक नॉर्मल कंडीशन में एक पेटेंट एप्लीकेशन, मतलब पेटेंट ग्रांट हो गया है, तो उस केस में फॉर द पीरियड ऑफ 20 years ईयरली रिन्यूअल फीस करनी होती है एप्लीकेंट को फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ पेटेंट. लेकिन अगर किसी पेटेंट एप्लीकेशन पे सीक्रेसी डायरेक्शन अंडर सेक्शन 35 इम्पोज किया गया है, उस केस में क्या रहेगा, उस केस में पहली बात तो वो पब्लिश ही नहीं होगी. नेक्स्ट थिंग, वो फर्दर जो भी प्रोसीजर होगा वो ऑन अ सीक्रेट लेवल होगा, मतलब इट कैन प्रोसीड बट इट विल नॉट बी पब्लिश्ड. तो इन केस अगर किसी सीक्रेसी डायरेक्शन के अंडर कोई एप्लीकेशन इज ग्रांटेड, तो उस केस में जो कि एक मतलब सेक्शन 35 के अंडर डायरेक्शन में थी, उस केस में कोई भी रिन्यूअल फीस पे करने की नहीं जरूरत है फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच दोज डायरेक्शंस वर इन फोर्स. अभी अब इसका क्या मतलब क्या बन रहा है, इसका ये है कि लेट्स से 2020 में एक पर्सन ने पेटेंट एप्लीकेशन फाइल की और उसके डिफेंस पर्पसेस के होने की वजह से उसके ऊपर सीक्रेसी डायरेक्शंस वो हो गई हैं, इम्पोज हो गई हैं. तो लेट्स से फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years secrecy directions were imposed on that particular invention, आफ्टर विच सीक्रेसी डायरेक्शन रिवोक हो गई एंड वो फाइनली उसमें आ गया, मतलब इन ग्रांट आ गया एंड वो ग्रांट हो गया बाद में. लेकिन तो जब ग्रांट होने के बाद रिन्यूअल फीस पे करनी होगी, तो द पर्सन विल नॉट हैव टू पे फॉर द रिन्यूअल फीस और द मेंटेनेंस फीस फॉर दोज पर्टिकुलर 5 years ड्यूरिंग विच द सीक्रेसी डायरेक्शन वर इन फोर्स. तो इस चीज का ये मतलब है. नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट इन्वेंशंस रिलेटिंग टू एटॉमिक एनर्जी. So as per the Act, no patent is granted for any invention relating to atomic energy. This is considered under subsection 1 of section 20 of Atomic Energy Act with 1962. अब ये क्या कहता है, एक तो जो सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 है एटॉमिक एनर्जी का एक्ट का, वो ये कहता है, पहले तो वो डिफाइन ही कर रहा है कि एटॉमिक मास एनर्जी क्या होती है. इट इज द एनर्जी दैट इज रिलीज फ्रॉम एटॉमिक न्यूक्लियाई एज अ रिजल्ट ऑफ एनी प्रोसेस इंक्लूडिंग द फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस. अब इस एक्ट में कोई भी सब्सटेंस जिससे आपका ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड इन्वेंशन बन रही है हमारे पेटेंट एक्ट में, वो पेटेंटेबल नहीं है, उसका सब्जेक्ट मैटर पेटेंटेबल नहीं है. नेक्स्ट वी come on to the part of withdrawal of patent application. Withdrawal of patent application क्या है कि in case the applicant does not want to continue the patent application further, he or she may withdraw the patent application that has been filed. So applicant can anytime after filing but before the grant of patent, grant से पहले filing के बाद, he can withdraw the application. कैसे withdraw कर सकता है, वो फॉर्म 29 सबमिट करके अपनी पेटेंट एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकता है. अब अगर एप्लीकेंट रिक्वेस्ट करता है फॉर द विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन विद इन 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, 15 महीने के अंदर अंदर अगर उसने एक विड्रॉल की रिक्वेस्ट डाल दी है, तो जो है एप्लीकेशन विल नॉट बी पब्लिश and the application will be deemed to be withdrawn by the applicant. तो हमें ध्यान रखना है फॉर्म 29 यूज करके विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन होता है, एंड अगर वो विद इन
15 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग करता है तो वो एप्लीकेशन पब्लिश नहीं होगी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 15 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। अब रिफंड फीस, विड्रॉल एंड रिफंड ऑफ फीस की अगर हम बात करें तो in case request for withdrawal has been filed by the applicant via form 29, it has been filed जिसके लिए रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल की हुई है लेकिन किसी एग्जामिनर ने फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट इशू नहीं की है। इन केस फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं इशू हुई है तो 90% ऑफ द फी जो है दैट कैन बी रिफंडेड। अब उसके लिए भी रिक्वेस्ट करनी होगी एप्लीकेंट को इन फॉर्म 29। So upon the request of the applicant, up to 90% may be रिफंडेड। ठीक है, बस उसी केस में कि अगर एप्लीकेशन फाइल हुई है, आरएफई भी फाइल किया गया है लेकिन एग्जामिनेशन रिपोर्ट नहीं इशू हुई है, सिर्फ उस केस में। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इन नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पब्लिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन। सो थैंक यू सो मच, होप इट हेल्प्स।